चलो, तो हीट ट्रांसफर जो है वो हीट कैसे फ्लो होता है और उसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। स्कूल में इतना तो आपने सुना ही रहेगा, करेक्ट है। कंडक्शन का क्या सिस्टम है? कंडक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, आपने एक रॉड लिया लेट से और ये एंड को हीट दिया, ठीक है, तो ये एंड कौन सा हो गया? हॉट एंड, और ये एंड कौन सा हो गया? कोल्ड एंड। हीट कहां से कहां फ्लो होगी बेटा? हॉट एंड से कोल्ड एंड तक का, बराबर। तुरंत हो जाएगा ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, बराबर। ओके, ये पार्ट आपको समझ में आता है? अच्छा, ठीक, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है, बराबर। अच्छा, ये हीट एक मॉलिक्यूल को मिलेगा, फिर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल को जब ये हीट मिलेगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, इंटरनर्जी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा? वाइब्रेट करेगा। बातें कम करो। इट विल वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्या ये अपनी जगह छोड़ के जा सकता है? नहीं, ये अपनी एनर्जी आगे वाले मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। सो कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये प्रेफरेबली किस में हो रहा है बेटा? सॉलिड्स में। और सॉलिड में मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत कम होती है, तो बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो जैसे एनर्जी मिलती है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं और वो एनर्जी आगे क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल। डू नॉट माइग्रेट। कंडक्शन कैसे काम करता है वो क्लियर हो गया। कन्वेक्शन के लिए सिंपल एग्जांपल, ये आपने एक वेसल लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हीट मिली बेटा। ये मॉलिक्यूल जल्दी गर्म हो गया तो ये मॉलिक्यूल हो गया आपका हॉट। अच्छा, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा बेटा, इसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल था, जो कि क्या था बेटा? कोल्ड, वो आ गया। तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के जा रहा है? तो क्या बोल सकते हैं? दिस इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, रेडिएशन। लेट से मान लीजिए आप जो है वो कोई ऐसे एरिया पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मान लो ठंडक का दिन है, तो आपने आग जलाई, बराबर। ये जहन है, जहन को अब उसको अगर ठंडी लग रही है तो आग में हाथ डाल देगा क्या वो? नहीं, जहन के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ दिमाग से थोड़ा सा वो है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप आग के पास बैठे भी रहेंगे तो भी आपको वो हीट फील हो सकती है, बराबर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इससे कुछ वेव्स निकल रही है, उस वेव्स को हम लोग बोलेंगे EMW। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। BMW नहीं बेटा, EMW, BMW नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेंगी और ये जो है वो पर्सन को जो है वो हीट फील कराएगी, करेक्ट है। इसके लिए आपको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके थ्रू हो रहा है बेटा? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी आप लोग भी हॉट ऑब्जेक्ट से, आपकी बॉडी से भी रेडिएशन निकल रहा है सर, ऐसा मत बोलो सर। यस, आपके बॉडी से भी रेडिएशन निकल रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है, बराबर है। मैंने बोला तो बोला, कम से कम खुश तो रहे कम से कम, ठीक है। ये सॉलिड्स में हो रहा है प्रेफरेबली, ये फ्लूइड्स में हो रहा है। फ्लूइड्स मतलब बेटा लिक्विड और गैस, और इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये मैं बता चुका हूं आपको, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई पैटर्न होता है, जैसे जिगजैग पैटर्न में जा सकता है ये, बराबर। ये जिगजैग जा सकता है, ये यूजुअली स्ट्रेट लाइन पैटर्न में जाता है।
ये जिस मीडियम से पास होंगे उसको हीट अप कर देंगे। हाँ, ओह थैंक यू ट्रांसलेशन के लिए बेटा। हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए बहुत शुक्रिया। आपको नेशनल ज्योग्राफी भेज देते हैं, वहाँ पे आप जाके यही सब कीजिए, नर और मादा यही सब कीजिए बेटा वहाँ पे आके, ठीक। तो यहाँ पे मीडियम को हीट अप कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ऐसा मीडियम का कोई ज़रूरत है ही नहीं, मीडियम रहे या नहीं रहे फर्क ही नहीं पड़ता। बट इसमें भी दो कैटेगरी ऑफ मीडियम आएंगे, एक आएगा एथरमेनिस मीडियम, एक आएगा डाई एथरमेनिस मीडियम। जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। गर्मी हो रही है, एसी का टेम्परेचर 22 तो है, बराबर तो है, ठीक है। अरे सारी हवा शिवम खाएगा क्या भाई? अरे उसमें मैकेनिज्म ऐसा आड़ा टेढ़ा करेगा तो खराब हो जाएगा भाई। अभी सेटल डाउन ना। फ्री और फोर्स कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन मतलब नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये है कि आप जो है वो बॉडी को नेचुरली कूल करने के लिए दे रहे हैं, करेक्ट है। जैसे कि घर में वेंटिलेशन होता है, करेक्ट है। ये देखो, ये सिंपल है। मान लो अगर ये विंडो है तो विंडो के ऊपर से एक छोटा सा वेंटिलेशन का स्लॉट भी डाल के रखा है। तो क्या होता है समझिए, जब हीट होता है तो वार्म एयर जो है वो ऊपर जाती है, बराबर। तो उसको रिप्लेस कौन करता है? कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर विंडो से आ रही है आपको, और गर्म हवा किधर से जा रही है? ऊपर वेंटिलेशन से जा रही है। इसीलिए आप देखिए घर में एग्जॉस्ट फैन का होल ऊपर होता है, समझ में आया है? यहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट लगा लेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स कन्वेक्शन। जैसे आप मान लो हेयर ड्राई यूज करें, वो कौन सा कन्वेक्शन आएगा? फोर्स कन्वेक्शन। ब्लोअर समझता है, एयर कंडीशनर, ये सब कौन से कंडीशनर का है बेटा? फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल स्कूल लेवल में आपको पढ़ाया जाता है बेटा, शायद आपने सुना। कौन तो है कंटिन्यूसली बात कर रहा है? चुप हो जा। सुना ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, बराबर, ये सब सुना रहेगा। क्या होता है दिन के टाइम पे बेटा, रेत जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी एयर जो है वो वार्म हो जाती है, तो वार्म एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर समंदर से आती है। समझ में आया आपने? तो ये आपने पढ़ा होगा, डे ब्रीज, नाइट ब्रीज, वो सब है, ठीक है। कन्वेक्शन जो है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं हो सकता। इतना कहानी क्लियर है? कन्वेक्शन के लिए अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा, कंडक्शन आज पढ़ेंगे, और अगर हो सके तो आज कन्वेक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। कंडक्शन स्टार्ट करना है। भाई जरा डेफिनेशन समझ में आती है? कन्वेक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो पार्टिकल मीडियम के वही कर रहे हैं, वही कहानी है। सुनिए, जहन में तेरे मुंह पे घूसा मार दूंगा, चुप हो जा। ये हॉट एंड है और ये कौन सा एंड है? कोल्ड एंड, बराबर है। यहाँ के टेम्परेचर के मेजर करने के लिए हमने अलग अलग थर्मोमीटर्स लगाए। लेट्स सी, ठीक। तो लेट्स से यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है 90, यहाँ का बता रहा है 80, फिर 70, फिर 60। मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़े टेम्परेचर क्या होता जा रहा है बेटा? कम होते जा रहा है। अगर इसको प्लॉट कर लूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, आपको समझा?
करेक्ट है। सो हीट मिल रही है एक सेक्शन को, वो हीट अप हो रहा है, फिर दूसरे सेक्शन को हीट पास होती जा रही है। ये समझ में आता है आपको? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि अगर हम एक सेक्शन को ब्रीफली देखें अच्छे से, खाली जूम करके देखें, तो एक सेक्शन पे ये महसूस हो रहा है कि कुछ हीट आ रही है और कुछ हीट एग्जिट हो रही है। हीट एंटरिंग को बोला Q1, हीट एग्जिट को बोला, तो इफेक्टिवली उसने कितना हीट लिया? Q1 माइनस Q2। अच्छा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़े समय बाद इसका टेम्परेचर जो है वो 90 ही है, इसका 80 ही है, बट फिर भी हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट गई किधर? सोचो, वो हीट लॉस हो गई सराउंडिंग को इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेडिएशन। अंडरस्टैंडिंग? यहां पे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जब उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट लिखा है क्या नहीं लिखा है? कांस्टेंट चलेगा बट सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, सेम हो गया तो? सेम हो गया तो हीट कैसे फ्लो होगा? अरे हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, अगर टेम्परेचर सेम हो गया सबका तो हीट फ्लो, तो हीट फ्लो हो रहा है बट टेम्परेचर सबका क्या हो चुका है? ऐसा केस जब जहां पे सबका टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। मतलब आ रहा है, न हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, न हीट एमिट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल सा ये बात है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? सोचो, किचन में रोटी बनाते तभी होता है, तवा गर्म रहता है, रोटियां बनती जाती हैं और रोटियां वही स्पीड से निकलती जाती हैं। अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर तवे का बढ़ता रहता तो आपकी पहली रोटी को कम टाइम लगता और आखिरी रोटी को पहली रोटी को ज़्यादा टाइम लगता और आखिरी रोटी को सबसे कम टाइम लगता, और पहली वाली थोड़ा अच्छी निकलती और आखिर तक तो सब जलते जलते निकलती। बट ऐसा नहीं है, हीट आप दे रहे हो और वो हीट क्या हो रहा है जिसके लिए हर एक एंड का टेम्परेचर क्या हो चुका है? कांस्टेंट। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेलते वक्त, रोटी वो करते वक्त, रोल करते वक्त अगर थोड़ा टाइम लग जाता है तो मम्मी आँच को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। देखा है कभी आपने भाई किचन में? बराबर। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा है कि एक बंदा दे रहा है और रोटियां सेकी जा रही है तो आपको आँच को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो जो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। ठीक, क्या लिखा हमने? ग्रेडियंट। अच्छा, फिजिक्स में दो वर्ड आते हैं, एक आता है ग्रेडियंट, एक आता है रेट। क्या होता है रेट का मतलब? पैसा। ये हाँ, क्या होता है रेट? डिवाइड बाय टाइम। और ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाय डिस्टेंस। अली आप जिंदा हो बेटा? क्या आप देख सकते हैं बेटा, आपका θ1 जो है वो हॉट एंड हो गया, θ4 आपका जो हो गया बेटा कौन सा एंड हो गया? कोल्ड एंड। जैसे आप हॉट से कोल्ड जा रहे हैं आपका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और अलग अलग लेंथ में मैंने डिस्टेंस लिया है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट आप टाइम के हिसाब से नहीं मेजर कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये ए बी में टेम्परेचर चेंज कितना है, जहन देख के बताओ, ए और बी का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी व्हाट? θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन x1। समझा आपको? कुछ बुक्स में इसको माइनस भी लिखते हैं, बट वो देखने का नजरिया। अगर आप ए टू बी जा रहे हो तो ए वाला हॉट है, बी वाला कोल्ड है, तो आप हाई टू लो जा रहे हो, इसीलिए आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। बट आप अगर यहाँ से आ जाओगे तो आप लो टू हाई जाओगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। बट ज़्यादातर हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे? हॉट एंड टू कोल्ड एंड। क्यों सर हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, तो वी ऑल्सो गो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू हॉट टेम्परेचर टू कोल्ड। बराबर ऐसे ही होता है।
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, यूनिट क्या होगा इसका? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो केल्विन पर मीटर। वी आर डिस्कसिंग थर्मल कंडक्टिविटी के, समझो इसको। जो हीट, रेट ऑफ हीट, एक और टर्म आता है हीट करंट बोलते हैं, बट अभी फिलहाल मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ हीट। बेटा अब मैंने रेट बोला मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम ना। तो क्यू बाई टी किस किस चीज को प्रोपोर्शनल है? एक ये प्रोपोर्शनल है एरिया को। आई गिव यू एन एग्जांपल एंड दैट विल हेल्प यू आउट। कप सॉसर देखा है आपने? जब आप चाय को सॉसर में डालते हैं, करेक्ट, क्यों डालते हैं? क्या शौक है उसको? यस, करेक्ट करेक्ट, क्या बोल रहे हैं? रिच फीलिंग आता है। ओके ठीक है, चलो तो पहला तो ये इन्होंने दे दिया बराबर। ओके, बट मेन रीजन ये है कि सर जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो हीट ट्रांसफर जो है वो जल्दी होता है, बराबर। मोर इज द एरिया, मोर इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, फटाफट हो रहा है, करेक्ट। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई और चाय को आप जो है वो हॉल में आके पी रहे हैं, हॉल में एसी चालू नहीं है, तो 5 मिनट में तो आराम से आपकी चाय खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यही चाय आपने बनाई और आप ऐसे रूम में चले गए जहाँ पे एयर कंडीशनर चालू था, तो आपकी चाय जल्दी ठंडी होगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो चाय जल्दी ठंडी होगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस मोर, तो रेट ऑफ हीट लॉस इज ऑल्सो मोर, फटाफट हीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आता है मेरी बात? करेक्ट है ना? यही रीज़न है ना कि भाई जब आप कोल्ड क्लाइमेट्स में जा रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो फटाफट खा रहे हो उसको, कि भाई सूप पी रहे हैं जल्दी पी ले भाई, वरना सराउंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ज़रा इसके बारे में सोचो। इनवर्स प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ ज़्यादा रहेगा तो हीट ट्रांसफर स्लोली होगा। देखो आप जब बावर्ची लोग को देखा, शेफ लोग को उनका चम्मच बड़ा रहता है बहुत। बावर्ची नहीं पता आपको? शेफ, कुक, अरे बावर्ची बासमती राइस, बावर्ची इज अ वर्ड नॉर्मल। ठीक ठीक, शेफ, कुक, और खानसामा, ओके, ये सब वर्ड। ओके, तो ये जो है आपके साथ भी होता है ना, कब आप मैगी बना रहे हैं, अगर आपने नॉर्मल वाला स्पून ले लिया तो अगर थोड़ी देर भी रखेंगे तो चटका लगेगा, बट बड़ा वाला स्पून लिया तो कोई टेंशन ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो लेंथ इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर स्लो हो जाएगा। एरिया के लिए ए, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डेल्टा थीटा, बोलो, और लेंथ के लिए एल। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या डालना पड़ेगा अली? क्या कर रहा है जल्दी के ए डेल्टा थीटा। इस के को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, जरा यूनिट की बात करते हैं। बोलो के का यूनिट क्या बनेगा? क्यू बाई टी इज व्हाट? हीट अपॉन टाइम। कैन आई कॉल इट एज पावर? है ना, देखो ना ये पावर के बराबर ही तो है। तो पावर इज नथिंग बट व्हाट? बराबर एरिया के लिए। अच्छा, ये एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ये इसके लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या? सिर्फ मीटर। और इसके लिए थीटा के लिए आ जाएगा केल्विन, तो हम इसको लिख सकते हैं W और W। अरे समझता है भाई, यूनिट ऑफ के। स्केलर है वेक्टर है? हीट पूरे चैप्टर में हर जगह स्केलर ही चल रहा है, कहीं पे वेक्टर की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आप याद रख लें। आर वी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट? ह्यूमन बॉडी, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है या बुरा है? हमारा थर्मल कंडक्टिविटी बुरा है। अगर अच्छा रहता तो हमारी बॉडी से फटाफट हीट ट्रांसफर होता, बट अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है।
बराबर है। अगर अच्छे ट्रांसफर होते तो डोंट यू थिंक गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, क्योंकि सराउंडिंग हीट बहुत ज़्यादा है तो हम लोग फटाफट ट्रांसफ़र कर लेते। अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स की हालत ख़राब हो रही है, भाई तू हीट ले रहा है उधर से, और ठंडी में ठंडक हो रही है, और समझ में आ रहा है सारी की सारी गर्मी बाहर निकल जा रही है, तो वो भी एक दिक्कत हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे शिवम? बेटा मेटल्स का कंडक्टिविटी ज्यादा है कम है? मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, तो मेटल्स आर हाई कंडक्टिविटी बट लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ये नहीं समझा बेटा, स्पेसिफिक कैपेसिटी हमने पढ़ा था ना, एमसी डेल्टा थीटा वाला। तो इस लो स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब बहुत कम हीट सप्लाई करोगे तो भी मेटल गर्म हो जाएगा, विच शुड बी वेरी नाइस। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, एयर इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? एयर बैड कंडक्टर। इसलिए आप देखो, बेटा क्या आप इसका के निकाल पाओगे? पावर मैंने दे दिया है, लेंथ आपको दिख रहा है, क्या आप के निकाल सकते हो? पावर इज नथिंग बट क्यू बाई टी ना, तो क्यू बाई टी इज 150 ले लिया आपने, और उसको लिखा के ए डेल्टा थीटा बाई एल। जरा आप बताओ, आपको डेल्टा थीटा दिख रहा है डायग्राम में कितना है? 100 माइनस 50। लेंथ आपको और कितनी लेनी रहेगी? 1.5। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करोगे, और ये तो 150 दिया, तो क्या आपको के मिल जाएगा? सिंपल सॉल्वेबल है। चलो कर लेना बाद में, जब आप कॉपी करने जाना तब कर लेना। बेटा हीट करंट करके एक टॉपिक लिख रहा हूं, एच, विच इज नथिंग बट हीट अपॉन टाइम, विच इज नथिंग बट क्यू बाई टी। हीट करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्यू बाई टी, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू व्हाट? पावर ओनली ना। यूनिट क्या आएगा बेटा? ठीक, एक एनालॉजी डेवलप कर रहा हूं, जरा समझना। क्या आपको ये समझता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस? पता है आपको? तो हम अपने चैप्टर में हीट करंट को क्या लिखेंगे बोलो? सुनो, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमारे चैप्टर में होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ये रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस। जरा याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको स्कूल लेवल में पढ़ाया गया है। सर हमको याद ही नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ाया गया? वेरी नाइस। रो एल बाय ए, एल को बोलते हैं लेंथ, ए को बोलते हैं एरिया, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। पहली बार देख रहे हैं?
पढ़ाया था स्टेट बोर्ड में था। अबे स्टेट बोर्ड में था तो सीबीएसई में रहेगा ही, क्या नल्ला है। अगर स्टेट बोर्ड में रहेगा तो सीबीएसई और आईसीएसई में तो कंफर्म रहेगा। और तू सीबीएसई से आई, शर्म की बात है, सीबीएसई के लिए शर्म की बात है। चलो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें एल लेंथ हो जाता है बेटा, ए एरिया है, और रो को क्या बोलते थे आप लोग? रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, सिंपल सा लॉजिक देखो, यहां पे आप ओफू कर लो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर लोगे आप तो आपको मिलेगा कंडक्टेंस, विच इज 1/r, जिसको आप CV बोलते हो या GB बोलते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया होगा कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कंडक्टिविटी, जिसको आप बोलते हो सिग्मा। तो रो इज नथिंग बट 1/सिग्मा। सिंपल, दोनों अलग है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी टोटल 4 अलग अलग चीजें हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स या तो मो, ओम का उल्टा मो, OHM। साइंटिस्ट लोग ने नाम दिया है भाई, आप सोच रहे हो हाउ अनसीरियस दे वर व्हाइल गिविंग द नेम्स। ओम का उल्टा मो, इसका यूनिट ओम मीटर, इसका यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो पर मीटर, समझा? ठीक है, एक और यूनिट होता है, सुना रहेगा आपने, ये स्विचेस बनाती है कंपनी, बराबर? ठीक है, क्या कहानी क्लियर है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है। हाँ ठीक है, तो क्लियर है कहानी, इतना पार्ट क्लियर है अभी। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज L अपॉन सिग्मा। अब जी सिग्मा का मतलब बता दो बेटा, सिग्मा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलोगे और इसको बोलोगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सेम फॉर्मूला आपके लिए बनेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप थर्मल रेजिस्टेंस से इक्वेट करोगे, बोलो लेंथ रहेगा, एरिया रहेगा, सिग्मा विल बिकम व्हाट? के। के क्या है सर? थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? करंट को आप लिख सकते हो व्हाट? Q बाई टी, बराबर ना? कैन यू रिमेंबर Q को हम लोग क्या बोलते थे? चार्ज अपॉन टाइम। और यहां पे हीट करंट को अपन बोलोगे हीट अपॉन टाइम, ठीक है, विच इज Q बाई टी। Q बाई टी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने भी? देखो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, KA डेल्टा थीटा अपॉन L, याद आया कुछ? I का फॉर्मूला पढ़ा था V अपॉन R, बट V को क्या लिखोगे? बराबर R को। इसको रीअरेंज करता हूं, जरा देखना कि आपको रीअरेंजमेंट समझा। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनालॉजी। V मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा थीटा मतलब क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पे भी लेंथ,
यहाँ पे भी लेंथ, यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे भी एरिया। ये क्या है? कंडक्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। चाहिए तो आप उसको कंडक्टिविटी के फॉर्म में। ये पूरा चीज क्या है? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये पूरा चीज क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। ये कौन सा चीज है? हीट करंट। ये कौन सा? इलेक्ट्रिकल करंट। दोनों को हमने कंपेयर किया। क्या लिखा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। रॉड भी बोल सकते हैं, स्लैब भी आता है कभी कभी। क्या आपको दो स्लैब दिखे बेटा? दोनों का लेंथ अलग अलग है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों अलग अलग मटेरियल के। एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K2। ये है आपका हॉट एंड जिसका टेम्परेचर रखा है θ1 पे, ये आपका कोल्ड एंड जिसका टेम्परेचर रखा है θ2 पे। बीच में थीटा किसका टेम्परेचर है? इंटरफेस का। समझिएगा? अच्छा, ये बेटा सीरीज में कुछ चीजें आपको सीरीज के रिलेटेड पता होना चाहिए था। कौन सी सीरीज बोल रहा है? मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज बोल रहा हूँ। हाँ, जल्दी बता इसके बारे में। पैरेलल सीरीज। चलो भाई बता, इसमें क्या सेम रहता है? पढ़ा है ना? ये क्या है? क्या मतलब? ये तो पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल। सीरीज में क्यों? सीरीज में क्या क्यों बोलते हैं? सीरीज में, सीरीज में क्या सेम होता है हमेशा? सीरीज में ऑलवेज करंट इज सेम। और क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। बराबर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसके अक्रॉस होगा V2, बट दोनों में करंट क्या आएगा? सेम। अरे समझता है? सेम यहाँ पे भी होगा। बोलो यहाँ पे क्या होगा? दोनों में क्या सेम जाएगा? अरे समझता है क्या? कितना करंट एंटर किया था? Q/T। कितना करंट एग्जिट किया? Q/T। तो सेम करंट आया, सेम करंट गया। बराबर। बट क्या डिफरेंट है? टेम्परेचर डिफरेंस। चेक करो ना, इधर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ1 - θ2। और इधर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ - θ2। तो टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, बट क्या सेम है? करंट। क्या आपने पढ़ा है स्कूल लेवल पे? बोलो। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला RS = R1 + R2। पैरेलल का फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड बेटा। इसका फॉर्मूला L/K, इसका फॉर्मूला L/K। K1 K2 L1 L2। सर A1 A2 क्यों नहीं लिखे? डायग्राम चेक कर लो। A1 A2 क्यों नहीं लिखे सर आपने? दोनों का एरिया क्या लिया है? सेम। चलो, क्या इसको लिख सकता हूँ? LSKSAS। LS मतलब लेंथ इन सीरीज भाई। अच्छा, अगर आप ये दो स्लैब को एक स्लैब मान ले तो उसकी टोटल लेंथ क्या ली जाएगी? L1 + L2। और टोटल एरिया क्या लिया जाएगा? ए ही लिया जाएगा। एक ही नजर आएगा ना। अरे आपको समझा मेरी बात? अगर आप वो दो भाई, अगर तू और बात किया तो बाहर फेंक दूंगा मैं, समझा? बाद में L1 और L2 समझ में आया?
अगर आप दो रॉड को एक जैसा मानेंगे तो आपको पूरा एक लग नजर आएगा, और एरिया भी क्या रहेगा, सेम ही नजर आएगा। तो एरिया विल नॉट बी A1 प्लस A2, इट विल बी A ओनली पूरा, KS। L1 K1 प्लस L2 K2, क्या कॉमन निकल गया, तो A कैंसिल हो गया। चलो KS का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये पूरा चीज नीचे आ जाएगा, तो विल हैव L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये दो रॉड के लिए, तीन के लिए रहता तो क्या करना पड़ता, और ऐड करना पड़ता। व्हाट इफ लेंथ सेम हो, अगर लेंथ सेम हो तो L1 प्लस L2 को अपन क्या लिखेंगे, L प्लस L, कितना हो जाएगा 2L, यहां से L कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। चलो बोलो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, LL कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो K1 प्लस K2, और K1 K2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, आप ही देखो ना, आपको जब दो रॉड को एक साथ जमा करके देखोगे एक रॉड जैसा, तो यहां से जो एरिया नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, यही तो नजर आएगा। देखो ये दो रॉड है, उसको एक मानना पड़ेगा आपको, तो दोनों का लेंथ L1 प्लस L2 होगा, बट यहां से देख रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही नजर आ रहा है ना। अगर ऐसा रखता साइड बाय साइड तो क्या होता बोलो, तो 2A हो जाता है एरिया, बट लेंथ क्या हो जाता है L, यहाँ पे लेंथ ऐड हो गया बट एरिया क्या रह गया, सेम। ये कौन से कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज। अगर आपको पूछे एग्जामिनर टेम्परेचर एट इंटरफेस, चलो क्या इस केस में एरिया सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, लेंथ सेम है, अलग अलग, मटेरियल अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। इस केस में आपको इंटरफेस का टेम्परेचर दिख रहा है, इंटरफेस का टेम्परेचर क्या लिखा है उसको हमने कौन से लेटर से मार्क किया, इंटरफेस का टेम्परेचर, जहां पे जो लोग की मुलाकात होगी, थीटा। हॉट टेम्परेचर कितना है, हॉट एंड का θ1, कोल्ड एंड का कितना है, तो क्या मैं ये लिखने में सही है मेरे लिए, जो थीटा होगा वो θ1 से छोटा होगा बट θ2 से। अच्छा ये भी समझ लो कि अगर ये सीरीज में है तो जितना हीट यहां से एंटर करेगा उतना ही हीट यहां से, तो इसका मतलब दोनों में हीट करंट क्या है, सेम। चलो हीट करंट का फॉर्मूला था Q/T, बोलो Q/T का फॉर्मूला, KA, जल्दी याद करो क्या था फॉर्मूला, KA डेल्टा थीटा अपॉन L, KA डेल्टा थीटा अपॉन L। चलो यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का K1, यहाँ का K2। बोलो फर्स्ट केस में डेल्टा थीटा क्या होगा, θ1 माइनस थीटा। सेकेंड केस का क्या होगा, थीटा माइनस θ2। फर्स्ट केस का लेंथ होगा L1, सेकेंड केस का लेंथ होगा L2। इसको रीअरेंज करके आंसर बहुत अच्छा खासा आ सकता है, बट मैं ये कहूंगा कि रीअरेंज मत करो, क्योंकि फिर बाद में याद कौन करेगा, इससे अच्छा इक्वेशन सॉल्व करो। याद है कैलोरीमेट्री में भी यही करते थे जब मिक्सचर्स करते थे, ठीक। इफ एरियाज आर सेम, अगर एरिया सेम है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफ एरिया सेम लेंथ भी सेम मान लो,
एरिया और लेंथ दोनों सेम, तो A1 A2 कैंसिल, L1 L2 कैंसिल, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2, ये थीटा का फॉर्मूला बनेगा अगर दोनों सेम है। और इफ मटेरियल भी सेम है तो अगर ये सेम है तो के कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये हो गया आपका सीरीज के रिलेटेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आओ। क्या आपको नजर आया पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं दोनों का एरिया क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, बट दोनों का सेम क्या है फिर, लेंथ। वहां पे बेटा उल्टा था, वहां पे दोनों का एरिया सेम लिया था और लेंथ अलग अलग लिया था। चलो ये डायग्राम समझेगा पक्का? शिवम ध्यान दो इधर, यहाँ से करंट आई आएगा तो यहाँ में करंट कितना जाएगा, I1, यहाँ पे करंट कितना आएगा, पर दोनों के अक्रॉस क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल में करंट इज डिफरेंट, व्हाट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। स्टार्ट करें। इस एंड का टेम्परेचर रहेगा थीटा 1, तो ये पूरे एंड का टेम्परेचर थीटा 1 और पूरे राइट साइड का टेम्परेचर कितना रहेगा, थीटा 2। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, 1/r। वन अपॉन R1 प्लस, भाई ये सब पढ़ा है स्कूल में ना। R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, L अपॉन के, L1 K1 A1 प्लस 1 अपॉन LP KP AP। बट दोनों का लेंथ तो सेम ही है, तो L1 L2 लिख के मतलब नहीं सर, डायरेक्ट क्या लिखो, L। बातें नहीं, डिनोमिनेटर एक बार। अच्छा, अगर आप ऊपर वाले डायग्राम को एक डायग्राम इमेजिन करो तो वो जो पूरा बॉक्स है उसका इफेक्टिव एरिया क्या नजर आएगा, बोलो। अगर ये दो बॉक्स को एक बॉक्स बना दो तो इफेक्टिव एरिया क्या नजर आएगा, A1 प्लस A2, और इफेक्टिव लेंथ क्या नजर आएगा, ओनली L, एक ही लेंथ। तो इफेक्टिव एरिया जो है इसका A1 प्लस A2 हो जाएगा, लेंथ L, और यहां पे हो जाएगा KP। KP का फॉर्मूला देखो क्या आया, सिंपल। और अगर एरिया सेम होता तो A1 A2 मान लो अगर सेम होते आपके तो A1 और A2 कॉमन निकल जाते, A हो जाता, और नीचे चिन्ह में A1 प्लस A2 मिला के 2A हो जाता, तो हो जाता है K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये हो जाता है KP का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप याद करें तो सीरीज में था 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, पैरेलल में K1 प्लस K2 अपॉन 2। काइनेमैटिक्स में पढ़ा है कभी? सबसे पहले आपको यही पढ़ा था, एक कार है, आधा डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रैवल कर रही, आधा डिस्टेंस V2 से ट्रैवल कर रही है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। याद आया कुछ? फिर ऐसा बोला था एक कार है,
जो आधा टाइम इंटरवल v1 से ट्रैवल कर रही है, आधा टाइम इंटरवल v2 से ट्रैवल कर रही है, तो उसका एवरेज स्पीड आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। टॉपिक कुछ ऐसे थे, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बहुत पहले की बात है, तो अपने को तो काइनेमेटिक्स में चलो स्टूडेंट सबको ये डायग्राम में उसमें एक हीट करंट निकालना और थीटा, थीटा मतलब टेम्परेचर इंटरफेस। पहले देख के बताओ सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज। ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालते हैं। होप दिस वर्क्स फॉर यू। एल अपॉन के, पहले वाले का लेंथ कितना है 1, एरिया कितना दिया, दोनों का एरिया सेम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलेगा 10⁻⁴। के कितना है 200। चलो कैन यू डू द मैथ, बोलो कितना रहेगा ये? 2 × 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² पर गया 10⁻+2, 100/2 50। बोलो ये समझा पहले वाले का रेजिस्टेंस। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या आएगा? हाँ, दूसरे वाले का भी लेंथ 1 मीटर, के कितना है उसका 400 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4 × 10⁻², 10⁻² पर गया कितना हुआ 25। इज दिस फेयर इनफ? अच्छा सीरीज में तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका जो हो जाएगा R टोटल विल बी व्हाट R1 प्लस, चलो बच्चे जल्दी बोलो R1 कितना आया था अपने को 50, R2 कितना था 25, 50 + 25 ये आपको रेजिस्टेंस आ गया। करंट का फॉर्मूला कैन आई से I कैन बी रिटन एज व्हाट, टोटल करंट इज व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना? बोलो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 100 - 25 और रेजिस्टेंस कितना है 75। कितना आंसर आ रहा है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या करना है बेटा अपने को? थीटा निकालना है। बोलो कैसे निकालेंगे थीटा? केवल थीटा 1 वाला चलेगा क्योंकि एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। बोलो हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलो, दोनों का मटेरियल मैंने सेम ले लिया, ये भी के है, ये भी के है, खाली फर्क किस चीज का है, दोनों का एरिया। चलो सीरीज में है पैरेलल में? अरे भाई कभी भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से करंट देखो, जो करंट एंटर करेगा वही करंट एग्जिट भी करेगा ना। अरे और क्या चल रहा है भाई? तो जो करंट एंटर हो रहे हैं वो एग्जिट करेगा। और आपको पैरेलल में भी ये भी पता होना चाहिए कि दोनों का लेंथ अलाउंग द सेम रहता है, खाली दो अलग अलग टेम्परेचर थे, इंटरफेस का टेम्परेचर आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या लिखोगे, 100 माइनस थीटा। दूसरे वाले के लिए कितना लिखोगे, फर्स्ट वाले के लिए के यहाँ पे आएगा, ए कितना आएगा 2a। दूसरे वाले के लिए के ए कितना आएगा a, यहाँ के लिए लेंथ l, यहाँ के लेंथ भी l। क्या इसके बाद आपसे सॉल्व हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। थर्ड, चलो मुझे बताओ बेटा, आपको टेम्परेचर देख के क्या लग रहा है, हीट कहां से कहां फ्लो होगी? ये 90 से थीटा पे जाएगी, 70 से भी थीटा पे जाएगी, और फिर थीटा से किधर जाएगी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ डायग्राम कुछ ऐसा बन चुका है दैट यहां से वी हैव एक करंट आएगा I1, सुनते जाओ, दूसरा करंट आएगा I2, और ये दोनों करंट मिला के क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3। तो कहने से ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन का टेम्परेचर हमको निकालना है। तो जब भी बात है कि जंक्शन की जितना करंट आया है उतना करंट जाएगा, सिंपल। करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट एग्जिटिंग जंक्शन। तो कौन सा करंट आपको लग रहा है जंक्शन में एंटर हो रहा है, I1 और I2, और कौन सा एग्जिट हो रहा है, I3। समझा? तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉजिक। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, और हीट करंट के टर्म से बोलेंगे तो H1 प्लस H2 इक्वल टू H3। चलो इसका फॉर्मूला होता था Q बाई टी, Q बाई टी का फॉर्मूला बोलो। अरे यार, के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, तो वही लगाना है अपने को, फिर से बोलो। पहले वाले के लिए के, पहले वाले सबका एरिया सेम है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। चलो इसको हमने फर्स्ट माना था, है ना 1, इसको माना था 2, और इसको माना था 3, बराबर। चलो 1 के लिए बोलो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लोगे? उठ की चाह मुदुल क्या, जा जा जल्दी 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 जल्दी। जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी, ना पानी की बाटली डालूंगा तेरे को, जल्दी उठ। तो फर्स्ट वाले में टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस थीटा, सेकेंड वाले में 70 माइनस थीटा, और थर्ड वाले में थीटा माइनस 10। फर्स्ट वाले की लेंथ 3 मीटर्स, सेकेंड वाले की लेंथ 1 मीटर, थर्ड वाले की लेंथ 2 मीटर्स। क्या आप रीअरेंज करके आंसर ला सकते हैं? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शट डाउन, वन लास्ट क्वेश्चन।
सुनो समझो, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में जो खाली वाली जगह है उसका रेडियस कितना है, आर। ये दोनों का आप फिट कर सकते हो एक पे, दिख रहा है क्योंकि ये गैप में भी बराबर चला जाएगा। अब बोला गया है कि अगर आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है जहाँ पे हॉलो वाली स्पेस में सॉलिड वाला सिलेंडर चला गया और ये आपका, तो इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होगा, ये इफेक्टिव अपने को निकालने। एक बार बताओ, ये सीरीज है पैरेलल? वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया क्योंकि ये एंड का टेम्परेचर θ1 है तो इसका एंड टेम्परेचर θ2। पैरेलल का फॉर्मूला बराबर, चलो पहले वाले L लेंथ है उसका, K1 एरिया 1, दूसरे वाले के लिए लेंथ L है, K2 A2, 1/L K इफेक्टिव A इफेक्टिव। अब ध्यान से सुनना, हमने पहला वाला सॉलिड लिया है, क्या सॉलिड का एरिया लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, K1 ऊपर चला गया, K1 पाई आर स्क्वायर। बातें कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। K2, मुझे बताओ हॉलो का एरिया क्या होगा, सिलेंडर है उस पर होल है, तो अगर आपको एरिया चाहिए तो बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा सिलेंडर करेंगे ना, तो व्हाट विल बी द एरिया, इट विल बी पाई 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपको समझेगा क्या, अरे आप इसको देखो ना, ये पहले वाला बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो आपको सिर्फ इतने का एरिया चाहिए ना जो मैंने हाईलाइट किया है, अपॉन एल। एल यहाँ पे, के इफेक्टिव यहाँ पे। अच्छा, जब आपने इसको बराबर फिट कर दिया तो आपको इफेक्टिवली एरिया क्या नजर आ रहा है, 2a। देख लो, क्योंकि ये पूरे इस चीज का रेडियस 2r नजर आएगा, तो पाई 2r का स्क्वायर। समझे? अब कुछ हॉलो नजर नहीं आ रहा है, सॉलिड वाला पार्ट हॉलो में चला गया, तो अब आपको पूरा चीज का रेडियस 2r आ रहा है। सॉल्व करो, पाई 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 कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा बोलो, K1 प्लस ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3, K2, L भी कैंसिल, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हो गया आपका K इफेक्टिव का फॉर्मूला, कॉपी कर लो।